जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 8th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपको इसे याद रखना है। आप इसके एग्जाम्पल के लिए अपने फोन की बैटरी को देख सकते हो। फोन की बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? वो होती है रासायनिक ऊर्जा। वो किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में, जिससे आप फोन चलाते हो। अब बात करें जनित्र के बारे में। जनित्र क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत जनित्र। आपको इसे याद रखना है। इसकी ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें डिस्टकारी की। डिस्टकारी क्या करता है? यह प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदलता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? वो होता है डिस्टकारी। अब बात करें विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वो हो जाएगी विद्युत मोटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या करता है? यह द्रव को गैस में कौन बदलता है? द्रव को गैस में या वाष्प में कौन बदलता है? उसको कहते हैं वाष्पीकरण। जब वाष्प द्रव में बदल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? संघनन। जब द्रव गैस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। जब गैस द्रव में बदलती है वापस, तो उसको कहते हैं संघनन। ऊर्ध्वपातन की बात करें जब सॉलिड या ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। जब ठोस सीधा गैस में बदल जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उम्मीद है आप इन तीनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या हमारा क्या रहती है? आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। और यदि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय कितना होता है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय कितना होता है या क्या, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप जानते होंगे संवेग बराबर कितना होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हमारा संवेग कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा संवेग दे रखा है। मास हमसे पूछा है और वेग कितना दे रखा है? 5। तो 5 से 50 को काटेंगे तो मास कितना आ जाएगा? 10 केजी। मास आ जाएगा 10 केजी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिचलन तंत्र पाया जाता है? तो परिचंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वी के द्वारा। विलियम हार्वी के द्वारा परिचंचरण तंत्र की खोज की गई थी। और खुला परिचलन तंत्र क्या होता है? जिसमें ब्लड होता है वो नसों में होकर नहीं बहता, डायरेक्टली बहता है कोटरों के रूप में। जिसमें ब्लड कोटरों के रूप में होकर बहता है, यानी कि इनमें नसें नहीं होती हैं और ब्लड सिर्फ वैसे ही बहता है कोटरों के रूप में। और बंद परिचलन तंत्र किसको कहते हैं? इसका एग्जाम्पल हम होते हैं, जहाँ नसों में होकर जो ब्लड रहता है उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? वही पाया जाता है तिलचट्टा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनोइक एसिड को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, आपको इसे याद रखना है। एसिटिक अम्ल किसको कहते हैं? एथेनोइक एसिड को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब आपको कमेंट करके बताना है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। मैंने आपके लिए पढ़ाया था मॉक टेस्ट नंबर 5 में कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन किस वर्ग के समूहों को कहते हैं? तो वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं। हमारी पूरी आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग हैं? हमारी पूरी आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, और जिसमें से 17वें वर्ग को हेलोजन समूह कहा जाता है। तो हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो हेलोजन के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब बात करते हैं कि इसमें हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसिन, ये सभी तत्व वर्ग 17 के समूह है या हेलोजन समूह है, ये सभी तत्व। और इसको आपको याद रखना है, टेनिसिन को। टेनिसिन क्या होता है? कृत्रिम रूप से निर्मित है टेनिसिन। तो ये हो जाएंगे उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। जैसे आप फ्लोरीन को देख लो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। प्रथम परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर द्वितीय परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता तो 1 हो जाएगी, और उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है जिसे यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक बड़ा स्टील का जहाज पानी में तैर सकता है लेकिन एक कील या एक पिन डूब जाती है? तो उसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको इसे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे पानी के एक बड़ा जहाज पानी में तैरता है और पानी की एक छोटी सी सुई या लोहे की एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें पास्कल की। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो दाब से संबंधित नियम पास्कल का नियम है। और इन्होंने क्या कहा था कि एक बंद द्रव में, मतलब कोई बर्तन है इसमें बंद द्रव है, इसके प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान समान रहता है। तो दाब का फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्र पर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्र पर। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आपको इसे भी याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, और फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब बात करें बॉयल की। बॉयल का नियम क्या है? मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 में एक क्वेश्चन पढ़ाया था, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि स्थिर स्थिर ताप पर जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपके लिए पढ़ाया था, और मैंने बॉयल का नियम, गैलूसेक का नियम, चार्ल्स का नियम, ये तीनों नियम मैंने आपके लिए पढ़ाए थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलूसेक का नियम क्या होता है। बॉयल का नियम मैंने बता दिया आपको, वो स्थिर ताप पर दाब होता है वो आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आप जानते होंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें परमाणु क्रमांक 40 की, या परमाणु द्रव्यमान 40 की। परमाणु द्रव्यमान 40 किसका होता है? वो होता है कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। परमाणु द्रव्यमान होता है 40। अब बात करें 32 की। 32 परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? तो आपने पढ़ी होगी सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32। अब बात करें 12 की। 12 परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? तो कार्बन की बातें हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो इन चारों क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझा दिए हैं, आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक पिंड का भार W किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? यह g गुरुत्वाकर्षण है। तो आप जानते होंगे W बराबर क्या होता है? mg। W बराबर mg होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा कोलन काइमा। तो कोलन काइमा पौधे के लचीलेपन के लिए उत्तरदायी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है?
तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं दीर्घरोम की। दीर्घरोम क्या होता है? ये अंगुली जैसी संरचना होती है, हमारी अंगुली जैसी संरचना होती है दीर्घरोम। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जब जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है तो आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एम हमारे पास एम होता है मास। मास कितना दिया है? 15 किलोग्राम। जी का मान 9.8 और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है 5 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 735 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 735 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवाओं और फार्मूलिस्टिक में निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पेट्रोकेमिकल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वो होता है हवा का। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1.003। ये हवा का अपवर्तनांक होता है। और सबसे अधिक की बात करें तो हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है 2.42। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो दिशा और परिमाण जिसके दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं? सदिश राशियां। सदिश राशियां किसको कहते हैं? जिसकी दिशा भी हो परिमाण भी हो। अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिनकी दिशा नहीं हो, सिर्फ परिणाम ही परिणाम हो, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां किन्हें कहते हैं? जिनकी दिशा भी हो और परिणाम भी हो। तो समवेग होता है वो सदिश राशि होती है। तो चाल, दूरी और द्रव्यमान, इनकी दिशा नहीं होती, सिर्फ परिणाम ही परिणाम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। क्या जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है? वो होती है नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है, यह सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। अब बात करें कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हाँ, कहा जाता है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। सो ये तीनों तो सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। हम इसे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान 40 और परमाणु की मांग 18 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आप जानते होंगे परमाणु भार को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारे पास परमाणु भार होती है, तो वो दी हुई है हमारे लिए 40। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या ही होती है परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई है? 18 है। 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 40। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु काल 10 है, उसका प्रारंभिक द्रव्यमान 160 किलोग्राम है, मतलब 160 ग्राम है। तो 30 वर्षों बाद शेष द्रव्यमान कितना होगा? तो रेडियोधर्मी पदार्थ में शेष द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर होती है एम बराबर एम नोट इंटू 1/2 दिया गया समय अपन अर्धायु काल। दिया गया समय कितना हमारे पास कितना है? 30 वर्षों बाद दिया गया समय। और अर्धायु काल कितना है? 10। जब इसको सॉल्व करेंगे एम बराबर एम नोट का मान कितना है? 160 ग्राम दिया हुआ है। 1/2, 30 को 10 से काटेंगे तो हो जाएगी 3। 1/2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 1/8। और 8 को काटेंगे तो ये हो जाएगी 20। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। एम बराबर 20 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और देख लेना। एम बराबर एम नोट 1/2 अपॉन दिया गया समय अपन अर्धायु काल। तो 30 को 10 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगी।
1/2 की पावर 3 होती है 8, मतलब 1/8। 1/2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 1/8। और 1/8 को जब 160 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 20। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम भौतिकी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसके एक साथ सटीक मापन को असंभव बताता है? तो ये बताता है समविगुण स्थिति के मापन को। आपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य रूप से कार्य करता है? आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य रूप से कार्य करता है? वो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मुख्य रूप से कार्य करता है, तो उसमें भी कौन सा करता है? वो करता है क्लोरोफिल ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किसी वस्तु को 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त करने पर वह कितने समय में भूमि पर गिरेगी? आप जानते होंगे, ये आपने गति का दूसरा समीकरण पढ़ा होगा, एस बराबर होती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना है? 0। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? ये है हमारा गुरुत्व त्वरण। तो एस हमारे पास कितनी दी हुई है? 20 मीटर। तो 20 बराबर हो जाएगी 1/2। हमारे पास ए कितना हुआ? 10। तो ए टी, अब फिर हमारे पास बचेगी टी स्क्वायर। जब 10 से हो 10 से 20 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगी, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगी, 4 बराबर हो जाएगी टी स्क्वायर। तो टी का मान कितना आ जाएगा? टी बराबर आ जाएगी 2 सेकंड। आपको इसे ऐसे कर लेना है। एक बार और बता दूं इसको, एस बराबर होता ही है यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो यू का मान 0 हो जाता है, तो 0 टी को भी शून्य कर देगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एस बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर दी हुई है हमारे पास 20 मीटर, ऐसी जगह 20 रख लेंगे। 1/2 की जगह 1/2, ए बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ए बराबर 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। जब 10 से 20 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगी, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगी, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगी 4। तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, क्यों? आप जानते हो कि ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। वो क्यों होता है? पृथ्वी के चपटाकार आकार के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज ये 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो एक कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।